हाय दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग का नया और एक सच्ची डरावनी कहानी में आप सभी को स्वागत है। हम आपके लिए ऐसे खौफनाक और रहस्यमय कहानी लाते हैं जो आपके रातों के नींद छीन सकती है। शहर के किनारे बना एक नया 7 मंजिला इमारत, हर सुविधा से सुसज्जित, सुंदर और आधुनिक, लेकिन इसके शांत और भव्य माहौल में कुछ ऐसा था जो किसी के नजर में नहीं आता पर महसूस होता था। शुरुआती में सब कुछ सही दिखता, रोजमर्रा का जिंदगी अपने धार पे चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे बदलने लगा। हवाओं में एक अजीब सा भारीपन, ऐसा महसूस होना जैसे किसी अंधे की निगाहों का नजर रखना। कुछ था जो नजर में नहीं आता पर हर जगह मौजूद था। धीरे धीरे इस अज्ञात शक्ति का डर सबके जीवन में हावी होने लगा। फिर घटा एक ऐसा हादसा जो सभी के दिलों को भयभीत कर दिया। क्या वो उस बुरे साय से बच पाएगा? क्या इस फ्लैट के पीछे कोई पुराना रहस्य छुपा हुआ है? आज जानेंगे इस फ्लैट के हर एक रहस्यों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये एहसास। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे हैं आप इस कहानी को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सच्ची और भूतिया अनुभव है या फिर कोई सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी आपको इस वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि हर कोई जान सके असली डर असल में ठीक कैसा होता है। तो अब हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक स्कैरी सफ़र के लिए। ये कहानी उस रहस्यमयी हादसों की है जो पूनम मैम ने भेजी थी, और ये हादसा उनके भाई आकाश के साथ माहौली में हुआ था। जब आकाश को वहाँ एक अच्छी नौकरी मिली थी तब किसी ने भी सोचा नहीं था ये नौकरी उनके जिंदगी में ऐसे खौफनाक मोड़ लेके आएगी। ये घटना केवल आकाश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें और 7 लोग शामिल थे। इन 7 लोगों में से सिर्फ 3 लोग अपने आंखों से इस भयानक चीज को देखा था, एक ऐसा दृश्य जो उनके रूह तक को हिला दिया। बाकी चारों ने इस चीज को अपने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने उनके मौजूदगी को गहराई से महसूस किया था। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। साल 2014। आकाश एक 24 साल का मेहनती और महत्वाकांक्षी नौजवान, जिसने हाल ही में ही बीबीए की पढ़ाई पूरी की थी। अपने छोटे से शहर में नौकरी करते हुए आकाश के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना पलता था। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी माहौली में एक नौकरी की वैकेंसी के बारे में पता चला। माहौली के नाम सुनते ही उनके दिल में जैसे हलचल सी मच गई। यह मौका उनके करियर को एक नया दिशा दे सकती थी। आकाश ने देर ना करते हुए उस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। इंतजार का दिन मुश्किल था, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद जब उसने अपना मेल चेक किया तो उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ऑफर लेटर मिल गया था। अब उसे माहौली जाकर एक नए जिंदगी की शुरुआत करनी थी। नया जगह, नया चुनौतियाँ। अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कर आकाश माहौली के लिए निकल पड़ा। शुरुआती दिनों ने उसने एक छोटी सी पीजी में रहकर सब कुछ संभाला। पीजी की जिंदगी अजनबियों के बीच थोड़ी मुश्किल थी। कमरे छोटे थे और वहाँ के दिनचर्या बिल्कुल अलग। सबसे बड़ा समस्या था ऑफिस से दूरी। हर दिन सुबह जल्दी उठकर भीड़ भाड़ वाली बसों में सफ़र करना, ऑफिस पहुँचना, फिर घर वापस आना थकान और परेशानी का एक कारण बन चुका था।
लेकिन आकाश ने हार मानने के बजाय ऑफिस में ही अपने जगह बनाने पे ध्यान दिया। जल्दी ही उसने अपने काम से वहाँ सभी का दिल जीत लिया। वहाँ पर उसका मुलाकात कुछ खास दोस्तों से हुई, राहुल, विवेक, आरिफ और 4 लोग जो अलग अलग शहरों से यहाँ आए थे। और ये सभी दोस्त भी वही परेशानी झेल रहे थे जो आकाश झेल रहा था। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान सभी दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें ऑफिस के पास एक फ्लैट किराए पे लेना चाहिए। हर रोज इतना लंबा सफर, हमें इस परेशानी से छुटकारा चाहिए। किसी ने कहा, अगर हम सब मिलकर किराया दे तो आराम से एक अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। विवेक ने सुझाव दिया। सभी ने एक सुर में हामी भरी और फ्लैट खोजने का अभियान शुरू हो गया। कुछ दिन बाद उन्हें एक बिल्कुल नया फ्लैट मिला जो ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था। ये फ्लैट जस्ट कुछ ही दिन पहले ही बना था। जब उन 7 दोस्तों ने उस फ्लैट के बारे में सुना तो उन्होंने उसे देखने का फैसला किया। मकान मालिक से वो लोग कांटेक्ट किया, लेकिन ओनर का बेटा आया उस फ्लैट को दिखाने के लिए, जो था उनकी उम्र का। शहर के भीड़ भाड़ और हलचल भरी इलाकों में एक 7 मंजिला इमारत खड़ी थी। बाहर से देखने पर यह इमारत बड़ी आलीशान और आकर्षक लग रही थी। ठीक ऐसा ही माहौल था उसके अंदर। पहली मंजिल से लेकर 5वें मंजिल तक लोग रहते थे। हर मंजिल पर रोशनी की चहल पहल और इंसानी गतिविधियों की हल्की गूंजे सुनाई देती थी। मगर ऊपर के 2 मंजिल एकदम शांत और वीरान था, जिसमें से 7वीं मंजिल पर अभी भी काम चल रहा था। यह फ्लैट काफी बड़ा और शानदार था। एक विशाल 3 BHK मास्टर बेडरूम में लकड़ी की शानदार फर्नीचर, एक बड़ी खिड़की से आती हल्की धूप और महंगी पर्दे लगी थी। 2 सामान्य कमरे भी हवादार और रोशनी से भरी हुई थी, जिनमें से 2 छोटे रूम के साथ बैल्कनी भी जुड़ा हुआ था। बैल्कनी से बाहर झलकने पर शहर का एक सुंदर दृश्य नजर आता था। डाइनिंग कम लिविंग एरिया इतना विशाल था कि वहां आराम से बैठकर पूरी टीम बातें कर सकते थे। फर्श एकदम चमकदार था और हर चीज अपने जगह पे व्यवस्थित। मॉड्यूलर किचन, बाथरूम इतना साफ सुथरा और आधुनिक था, लगता था जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। पहली नज़र में ही फ्लैट सबको मनमुक्त कर दिया, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी फ्लैट की वातावरण। हर कोना ताजगी और शांति से भरी हुई थी। पहली मुलाकात में ही मालिक का बेटा उनके साथ इतना घुल मिल गया कि लगा जैसे उन्हें फ्लैट नहीं, एक नया दोस्त मिला हो अजनबी शहर में। हालांकि किराया थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फ्लैट के स्थिति को देखते हुए सबने इसे जायज़ मान लिया। थोड़ी बातों के बाद उन्होंने एडवांस देकर फ्लैट को फाइनल कर लिया। बाहर निकलते वक्त उनकी नज़र इमारत के पीछे की ओर गई। वहाँ एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसके शाखाएं आकाश में फैली हुई थी। उनके पास ही एक पुराना लेकिन बहुत ही बड़ा आम का पेड़ था, जिनका देखभाल बहुत ही जतन से किया गया था। दोनों पेड़ों के बीच एक छोटा लेकिन सुंदर सा बगीचा था, जहाँ बैठने का, टहलने का पूरा इंतजाम किया गया था। वहाँ की तेज हवाओं में एक अजीब सा सुकून भरी शांति अनुभव होती थी, मानो सारी दुनिया की हलचल से दूर एक सुकून भरा कोना, जो दिन भर की थकान को मिटाने के लिए काफी था। पर असल में क्या ये सुकून उनके जिंदगी में स्थायी होने वाला था? 2 दिन बाद रविवार को सभी 7 लोग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। फ्लैट तो पहले से ही नया और साफ सुथरा था, इसीलिए सफाई का ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। लेकिन उन लोगों का जोश इस फ्लैट की विशालता और गूंजने वाली दीवारों के सामने थोड़ी फीकी लगने लगी। कुछ भी बाहर से लाने का ज़रूरत नहीं था, सब कुछ पहले से यहाँ मौजूद था। फिर भी वो लोग फ्लैट को घर बनाने की तैयारी में जुट गए। फैसला हुआ, बड़े वाले मास्टर बेडरूम 4 लोग साझा करेंगे और 3 लोग दूसरे कमरे में रहेंगे। एक कमरा खाली रहेगा ताकि अगर किसी का कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त यहाँ आए तो आराम से रुक सके। आकाश को छोटा वाला कमरा मिला, जिसमें उसके साथ वरुण और आरिफ भी रहने वाले थे। परंतु किसी को पता ही नहीं था ये उत्साह ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। थकान और जोश में पहला दिन तो पूरी तरह से शिफ्टिंग के काम में ही बीत गया। सामान व्यवस्थित करना और नए माहौल में ढलने की कोशिश करना आसान नहीं था।
रात होते होते सभी थकान से चूर हो गए थे। किसी के पास इतना जोश ही नहीं बचा कि वो खाना बना सके। इसीलिए बाहर से खाना लाकर सभी ने जल्दी से खाना खाकर सोने का फैसला किया। शुरुआत के 2 दिन सब एकदम ठीक ठाक चला। सबने मिलकर घर को सजाया, सामान व्यवस्थित किया और एक नया माहौल का आनंद लिया। हर कोई अपने दिनचर्या पे व्यस्त थे, लेकिन चौथे दिन से ही माहौल में एक बदलाव नजर आने लगा। चौथे दिन से ही घर में एक अजीब सा बू आने लगा। ये बू हर बार अचानक आता और कभी 10 मिनट तो कभी 15 मिनट रह के फिर गायब हो जाता। शुरुआत में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे समय बीतता गया बदबू का असर और भी ज़्यादा गहराने लगा। ये बदबू खासकर तब महसूस होता जब घर का दरवाज़ा लंबे समय तक बंद रखने के बाद खोला जाता, यानी कि जब वो लोग ऑफिस से वापस आते। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते, एक तीखी सरी हुई मांस जैसी गंध उनके नाकों में हमला करती। सब लड़के 24 से 26 साल के उम्र तक के थे और किसी भी चीज़ को तर्क से समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने सोचा कि ये बदबू शायद सामने वाले रेस्टोरेंट से आ रहा होगा या फिर पास के किसी कूड़ेदान से। रात में खाना बनाते समय भी कभी कभी ये बदबू महसूस होती। वरुण ने एक रात कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बदबू थोड़ा ज़्यादा ही तेज हो रही है? आरिफ सहमति में सर हिलाया। हाँ, ये सिर्फ मांस की बदबू नहीं थी, इसमें कुछ और भी है, जैसे कुछ सड़ा हुआ और बहुत पुराना। आकाश ने बात को टालने की कोशिश की। यार, ये सब दिमाग का वहम है, ज़्यादा सोचना बंद करो। ये एक आम कूड़ेदान का बदबू है। लेकिन क्या ये सच में कोई कूड़ेदान का बदबू था? 7 दिनों तक सिर्फ कभी कभी सड़ा हुआ बदबू ही महसूस होती रही, लेकिन 7वें दिन माहौल पूरी तरह से बदल गया, जब एक अजीब घटना ने आकाश और उनके दोस्तों को हैरानी में डाल दिया। सुबह का समय था। आकाश हमेशा की तरह सबसे पहले नींद से उठा। रोज की तरह जब आकाश बाथरूम के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गए। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि इतना जल्दी कोई उठता ही नहीं है। जब उसने आवाज़ लगाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आकाश को लगा कि शायद कोई बाथरूम में गया होगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया, ये बाथरूम हमेशा उनके 3 दोस्तों के लिए ही इस्तेमाल होता है, बाकी सभी बड़े वाले बाथरूम को यूज़ करते हैं। फिर भी आकाश ने सोचा, चलो कोई गया होगा। उसने उसे जल्दी से निकलने के लिए कहा और थोड़ी देर के लिए गार्डन में जाकर टहलने का मन बना लिया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने फिर से बाथरूम को चेक किया, लेकिन अभी भी वही स्थिति थी। बाथरूम अंदर से बंद था। आकाश ने फिर से आवाज़ दी और इस बार अचानक बाथरूम के फ्लैश चालू हो गए। ये आवाज़ सुनते ही उसे लगा कोई अंदर गया है। उसने कुछ देर फिर इंतज़ार किया, लेकिन कोई बाथरूम से बाहर नहीं निकला। जब वो फिर से आवाज़ लगाया, फिर कोई फ्लैश चालू कर दी। गुस्से में आकाश ने कहा, सुबह सुबह मजाक अच्छा नहीं लगता, दरवाज़ा खोल। तब फिर से कोई फ्लैश चला दी। आकाश ने गुस्से में तुरंत अपने कमरे में जाकर देखा। वो जानता था कोई अगर बाथरूम में है तो वो रूम पे नहीं होगा, ताकि वो उसके नाम लेकर आवाज़ दे सके। उसने जब कमरे के दरवाजे को खोल के देखा तो वहाँ वरुण और आरिफ दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। आकाश जानता था कि किसी और का बाथरूम में आना बिल्कुल असामान्य था। वो और उसके दोस्तों के अलावा इस बाथरूम को इस्तेमाल कोई और नहीं करता था। वो बड़े वाले कमरे की ओर बढ़े, जो अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर कई दस्तक दी। जब दरवाज़ा खोला गया तो उसे देखकर आकाश पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि अंदर 4 लोग सो रहे थे। आकाश का शक तब पूरी तरह से सटीक था। उसने सबको जगाकर बताया कि बाथरूम को कोई जानबूझकर अंदर से बंद कर दिया है, और अब उन्हें ये समझ में आ रहा था कि शायद घर में कोई चोरी करने आया हो। सभी लोग अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। उनका ध्यान अब पूरी तरह से बाथरूम की ओर था। सभी लोग उठकर बाथरूम के दरवाजे को खोलने के लिए जोर जोर से आवाज़ देने लगा। अचानक पूरी घर में हंगामा मच गया। सब लोग एक साथ बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे,
दो लोग गार्डन में जाकर मोटा मोटा डंडा ढूंढने लगे। बाकी लोग हाथों में डंडा लेकर तैयार हो गए ताकि किसी भी अजनबी से लिपटा जा सके। हर कोई एक्शन मूड में आ चुका था। जैसे ही बाथरूम का लॉक को तोड़ा गया, सबका आंखें गुल हो गया। अंदर कोई नहीं था। बाथरूम पूरी तरह से खाली था और फर्श पर पानी भरा हुआ था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में छा गया। कोई नहीं समझ पा रहा था आखिर यहाँ से कोई कैसे भाग सकता है। आकाश और उसके दोस्तों ने बाथरूम का हर कोना खंगालने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बाथरूम के अंदर फर्श पे पड़ा हुआ पानी के अलावा। इन सब के चलते सबका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। सब ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। सब इस इंसिडेंट को एक इत्तेफाक समझते हुए सोचा कि शायद हवाओं में कुछ बदलाव हो गया था और इसे पूरी तरह से इग्नोर करके फिर से सब अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गए। 3 दिन इस घटना के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर 3 दिन बाद रात को बाजार और दुकान का सामान लाने के लिए आकाश और आरिफ 1 घंटा पहले ऑफिस से निकल गए थे। बाकी चारों लोग तब ऑफिस में थे। आकाश और आरिफ जैसे ही घर पहुंचा, उनके हाथों में ढेर सारा सामान था। दोनों बातों में खोए हुए थे, लेकिन अचानक आकाश ने महसूस किया कि गेट पर कुछ गड़बड़ है। उसने चाबी लगाई, लेकिन गेट खुला ही नहीं। आरिफ ने फिर से कोशिश की, लेकिन गेट को खोलने में वो भी नाकाम रहे। घर अंदर से बंद था, जैसे किसी ने जोर जबरदस्ती उसे अंदर से बंद कर दिया हो। ये देखकर दोनों में हल्का सा डर सहम गया, लेकिन उन्होंने फिर से इसे अनदेखा किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर से चाबी लगाकर कोशिश करी, लेकिन गेट नहीं खुला। क्या हो सकता है? आकाश ने घबराते हुए कहा। आरिफ ने कहा, तुम्हें चाबी ठीक से लगाई थी ना? फिर दोनों ने फिर से कोशिश की, लेकिन गेट जैसे किसी के काबू में हो। आखिरकार थक हार के उन्होंने बाकी दोस्तों को फ़ोन किया। यार कुछ अजीब है, गेट नहीं खुल रहा है, तुम लोग जल्दी रूम पे आओ। 1 घंटा बाद सभी 4 लोग घर पे पहुंचे, लेकिन दूसरे चाबी से भी गेट नहीं खुला। अब डर और घबराहट दोनों ही बढ़ चुकी थी। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। कोई तो अंदर से घर को बंद करके बैठा हुआ है। हर कोई चुप था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतना शोर सुनकर नीचे वाले लोग भी ऊपर आ गए और सब मिलकर लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगे। दरवाज़ा खुलते ही जो बदबू आई वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ये बदबू इतनी तीखी थी कि जैसे कोई मरा हुआ जानवर की लाश कई दिनों से घर के अंदर रखा हो। ये बदबू इतनी तेज थी कि नाकें भी जलने लगे। सबकी हालत खराब हो गई। ये बदबू एक ऐसी घिनौनी गंध थी जो किसी के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीचे रहने वाले लोग इस घटना को देखकर उन लोगों के ऊपर शक करने लगे। तुरंत घर के अंदर घुसकर छानबीन चालू कर दी, कहीं ये 7 लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर जैसे ही वो बदबू गायब हुई, सबको थोड़ी राहत मिली। आप कभी ऐसी बदबू महसूस किए हैं? एक ने नीचे वाले अंकल से पूछा। अंकल ने डरते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ हम लोगों के साथ। तब आकाश ने कहा, हमें कभी कभी ये तीखी बदबू महसूस होती है। नीचे रहने वाले लोगों को ये इंसिडेंट सही नहीं लगा। तब किसी अंकल ने कहा, घर में भगवान का तस्वीर लगाओ और थोड़ा पूजा पाठ करो। ये सही चीज़ नहीं है। इतनी तीखी बू इतनी जल्दी गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है। ये सुनकर सभी थोड़ा चौंक गए। सबके आंखों में भरा हुआ डर था। ये एक ऐसा अनकहा डर था जो सभी के अंदर था, लेकिन कोई भी उसे शब्दों में नहीं बदल रहा था। बस उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रात को आकाश और आरिफ ने खाना बनाते वक्त फिर से एक दूसरे से इस बारे में बात की। आरिफ ने कहा, हमें रोज पूजा पाठ करना चाहिए। हमें अपने घर को साफ सुथरा और सुरक्षित रखना होगा। अंकल ने सही कहा था, घर में ना कोई भगवान का तस्वीर है, ना कोई पूजा का सामान। आकाश ने भी सहमति जताई। अगले दिन सुबह फिर से बाथरूम का मसला सामने आया। आकाश बाथरूम से निकलने के बाद आरिफ को बाथरूम जाना था,
जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो फिर से वो अंदर से बंद था। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, फिर भी वो नहीं खुला। आरिफ ने फिर से पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाज़ा कोई अंदर से बंद करके रखा था। जब सबने मिलकर कोशिश की और लॉक को तोड़ा गया, तब अंदर कोई भी नहीं था। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। ये सिर्फ एक मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अजनबी खतरा उनके करीब आ रहा हो। आकाश ने आरिफ की बात मानी और उसने 4 नई बजरंगबली की तस्वीर लाकर 3 कमरों में और लिविंग एरिया में लगा दी। सभी ने रोज घर पर 2 बार पूजा पाठ करना शुरू किया। आरिफ भी 2 मर्तबा नमाज पढ़ने लगा। इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद उनके साथ घटी एक बहुत ही भयानक सी घटना। एक रात खाना खाकर सब लोग लिविंग एरिया में बैठ के फुटबॉल मैच देख रहे थे। वरुण, जो थोड़ा धूम्रपान करता था, उस वक्त एसी चालू था और किसी को भी सिगरेट का गंध पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने कमरे के बैल्कनी में जाकर सिगरेट पीने के बारे में सोचा। रात के करीब 3 बजे का समय था। कमरे में हल्की सी अंधेरी रोशनी थी और बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत था। अचानक पूरे घर में एक जोरदार चीख और गिरने की खौफनाक आवाज गूंज उठी। सभी लोग डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। फिर तुरंत दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गए जहां वरुण अक्सर सिगरेट पीने के लिए जाता था। अंदर जाते ही उनके होश उड़ गए। वरुण घर के फर्श पे गिरा हुआ था। वो खून से सना हुआ था और अपने सर को पकड़ के चिल्ला रहा था। उनकी सिगरेट बैल्कनी में पड़ी हुई थी और खून उनके माथे से बह रहा था। उनके आंखों में डर और डर का एक गहरा एहसास था और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वो कर नहीं पा रहे थे। उसका एक हाथ माथे पे लगा चोट को दबा रहा था, लेकिन दूसरे हाथ बैल्कनी की तरफ इशारा कर रहे थे। वो किसी चीज को दिखा रहे थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब लोग घबराए हुए था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। तुरंत वरुण को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा उसके सर में 4 गहरी घाव है, जो शायद गिरने के कारण हुआ था। उसे 4 टाँके भी लगे। उसकी हालत गंभीर था, लेकिन दवाइयों से उसे कुछ राहत मिली। इलाज के बाद उसे छोड़ दिया गया। जब वो लोग घर वापस लौटे तब सुबह के 6 बज चुके थे। घर लौटने के बाद सभी ने वरुण से पूछा कि रात को हुआ क्या था, तो उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, वहाँ एक चुड़ैल थी। उसने आगे कहा, जब मैं सिगरेट पी रहा था तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में खड़ा हुआ है। मैंने अपने गर्दन को घुमाया तो मुझे वो देखकर ही ठहर गई। वहाँ एक लंबा कटी फटी नील साड़ी पहनी गहरी बालों वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसके आँख पूरा सफ़ेद था, जैसे किसी मरे हुए चीज़ पे कीड़े भरे हुए हो। उसका चेहरा जला हुआ मांस जैसा था, जैसे मांस पिघल रहे हो। उसके मुंह से गहरी बदबू आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस, जैसे गंध हमें कभी कभी महसूस होता है। तभी उसका हृदय चिरमिराने लगा। उसका सांसें ऐसी थी जैसे कोई भूतिया आवाज़ निकल रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि वो गुस्से से मुझे देख रहा था, लेकिन उसके आंखें इतनी डरावनी थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मेरा सिगरेट हाथ से गिर गया और जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, अचानक वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई। वरुण की आवाज़ कांप रहे थे। उसने अपने कहानी को जारी रखा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे सामने झुकते हुए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। मैं भागने की कोशिश करी, लेकिन हिल नहीं पाया। उस चीख की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे हवा थम गया हो। फिर अचानक उसने मुझे ढकेलते हुए घर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही मैंने बाहर की ओर देखा, दरवाज़ा का लॉक मेरे सर पे लगा और मैं वहीं गिर पड़ा। ये सुनकर सभी लोग सहम गए। घर में एक सन्नाटा छा गया, जैसे वरुण के अनुभव से हवा भी थम गया हो। वो घटना बहुत ही अजीब
और डरावना था। उसके बाद वरुण ने आराम किया और सभी ऑफिस चले गए, लेकिन दिन भर वो बार बार वरुण को फ़ोन कर रहे थे उसके हालचाल जानने के लिए। हर कोई तब वरुण को अकेले घर में रखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन कुछ दिन और उन लोगों के साथ कोई अजीब घटना नहीं घटी, लेकिन रात के अंधेरे में वो अजीब सी बू अभी भी महसूस होती थी, जैसे वही चमत्कारी ताकत घर में वापस आई हो। वरुण अब भी उस रात को याद करके डर जाता था जब उसने उस चुड़ैल को अपने आंखों से देखा था। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे। कुछ दिनों बाद वरुण का तबीयत थोड़ा सा ठीक होने लगा। वो अब सोचने लगा फिर से ऑफिस जाने के बारे में। वो शाम भी बाकी दिनों जैसी थी। ऑफिस के कमरे में चहल पहल थी। तभी अचानक आकाश का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वरुण का नाम चमका। आकाश ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरे तरफ से कांपते हुए आवाज़ आई, भाई मुझे बचा ले, प्लीज़ भाई मुझे बचा ले। ये सुनते ही आकाश की मुस्कान गायब हो गई। उसके आवाज़ कांप उठे। वरुण क्या हुआ? तू ठीक है ना भाई? क्या हुआ बता। वरुण कुछ और बता पाता इससे पहले ही फ़ोन गिरने का आवाज़ हुआ और कॉल कट गया। घबराहट ने आकाश को घेर लिया। उसने तुरंत बार बार फ़ोन लगाया, पर हर बार नॉट रीचेबल ही सुनाई दिया। अब आकाश के दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और हड़बड़ाते हुए कहा, वरुण मुश्किल में है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। वो बेहद ज़्यादा डरा हुआ था। सभी सख्ती में आ गए। सबने अपने अपने फ़ोन से कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन नतीजा वही, फ़ोन लग ही नहीं रहा था। बेचैनी अब सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कोई भी समय बर्बाद ना करते हुए आकाश और बाकी 5 साथी घर की तरफ निकल पड़े। जब वो लोग घर पहुंचे तो एक अजीब सा ठंडक महसूस हुई। घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो कि स्वाभाविक है, अंदर वरुण था। आकाश ने दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगाई, वरुण दरवाज़ा खोल, हे वरुण। लेकिन अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अब सभी का दिल बैठने लगा। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। बार बार दरवाज़ा पीटने के बावजूद कोई हलचल नहीं महसूस हो रही थी। हंगामा सुनते ही नीचे से लोग ऊपर आ गए। सब कोई तब मिलकर आधा घंटे तक प्रयास करते रहे, लेकिन नतीजा असफल। फिर किसी ने सुझाव दिया दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन दरवाज़ा इतना मोटा और मजबूत था कि हर प्रयास विफल हो रहा था। थक हार कर सभी ने राहुल को फ़ोन किया ताकि वो मिस्त्री लाकर दरवाज़ा को तोड़ सके। कुछ देर बाद ही राहुल वहाँ पहुँचा और साथ में एक चाबी एक्सपर्ट को भी उसने बुला लिया। दरवाज़ा खोलने की प्रयास शुरू हुई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक भयानक बदबू की झोंके बाहर आई। इतनी गहरी और सड़ी गली गंध थी कि सबको अपनी नाक दबाना पड़ा। अंदर घुसते ही जो दृश्य देखा उसने सबकी होश उड़ा दी। मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन वरुण के कमरे का दरवाज़ा बाहर से था लॉक। किसने बाहर से कुंडी लगा दी थी। कुछ लोग घर में ढूंढने लगे, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। आकाश और उनके दोस्त कमरे के अंदर प्रवेश करते ही देखा वरुण नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे खरोंचों की निशान थी। उसके छाती से बजरंगबली की तस्वीर चिपकी हुई थी, मानो उससे बचने की आखिरी उम्मीद हो। कमरों के दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर वो निशाने बनाया हो। आकाश ने घबराते हुए वरुण को हिलाया। वरुण उठ यार, वरुण क्या हुआ तेरे साथ? हे वरुण। थोड़ी देर बाद वरुण की आंखें धीरे धीरे खुलने लगे। उसके आंखों में डर और खौफ बसा हुआ था। वो अचानक चिल्लाने लगा, वो यहाँ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मैं यहाँ और नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण बुरी तरह से कांप रहा था। किसी तरह से कंबल ओढ़ के उसे तब शांत किया गया। घर को छानने के बाद भी
वहाँ कोई नहीं मिला। किसी ने कहा, आखिर ये कैसे संभव था? मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था और कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक। वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था तो वरुण को बाहर से बंद करने वाला कौन था? वो केवल एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का एक इशारा था। उस फ्लैट में रहने वाले सभी के दिल में अब एक डर बैठ गया था। शायद उस घर में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना इंसानी समझ से परे था। 1 घंटा बाद जब वरुण थोड़ा सा स्वाभाविक हुआ, तब सबने वरुण से पूछा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब उसने कांपते हुए आवाज में सब कुछ खुलकर बताया। उस वक्त घर में 7 लोग और राहुल मौजूद था। हर किसी के चेहरे पर डर और जिज्ञासा का छाप झलक रही थी। वरुण ने बताया कि शाम के लगभग 7 बजे उसने खाना बनाकर सब कुछ तैयार कर लिया था। थका हुआ महसूस करने के बाद उसने सोचा कि फ्रेश हो लिया जाए। वो बाथरूम में चला गया। वहाँ हल्की सी टप टप की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने इसे नल से गिरते पानी का आवाज़ समझा, लेकिन जैसे ही उसने पानी को बंद किया, वो आवाज़ फिर से आने लगी। अब उसके पीठ में ठंडी हवा आने लगी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ हो। उसने झटके से पीछे मुड़ के देखा, पर बाथरूम में कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी अनजानी दहशत के साथ उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकल आए। आईने के सामने खड़ा होकर जैसे ही उसने अपने बाल ठीक करने के लिए कंघी उठाई, उसकी नज़र आईने में पड़ी। आईने में पीछे की ओर धुंधली छवि उभरने लगी। पहले तो वो सोच नहीं पाया। उसने अपने आंखों को मला और जब दोबारा देखा तो उसके जान दिल में आ गई। वही चुड़ैल। लंबी खुली बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरे पे एक भयानक मुस्कान। वो उसके ओर ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। डर के मारे उसका शरीर तब सुन्न हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपने पहला कदम उठाया, उसके चारों ओर गोल गोल करके वो चुड़ैल घूमने लगी। उसके शरीर को एक अदृश्य ताकत ने ढकेल कर कमरे के अंदर फेंक दी। वो बुरी तरह से फर्श पे गिरा। हड़बड़ाते हुए उसने बिस्तर पे रखा फोन को उठाया। किसी तरह पहले नंबर पर आकाश को कॉल किया। उधर फोन की घंटी बजने लगी। जब वो आकाश के साथ बातें कर रहा था, इस बीच बाहर चुड़ैल एक अजीबोगरीब तरीकों से तेजी से घूमने लगी। उसके घूरते हुए आंखें वरुण के दिल में भय पैदा कर रही थी। तभी वो अचानक गायब हो गई। कुछ पल के लिए पूरे घर में खामोशी छा गई, लेकिन आकाश को सब कुछ बता पाता चुड़ैल ने फिर से उसे जोरदार धक्का दी। इस बार वो बैल्कनी के दरवाजे से टकराया। फोन तब कहीं गिर गया। उसने चुड़ैल को अपने सामने देखा। उसके चेहरे और भी भयानक हो चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली थी और उसके लंबे उंगलियां जैसे वरुण के तरफ ही बढ़ रहा था। वरुण के शरीर अब इतना भारी हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके कपड़े अपने आप निकलने लगे। वो पसीनों से लिपटा था। तभी उसका नज़र बैल्कनी के ऊपर दीवारों पे लगा बजरंगबली के तस्वीर पे पड़ा। ये देखते ही उसके आत्मा में एक हल्की सी उम्मीद जगी। उसने बजरंगबली की नाम लेकर पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करी। धीरे धीरे उसके शरीर हल्का होने लगा। चुड़ैल अब उससे दूर हटने लगी। अपने आखिरी ताकत लगाते हुए उसने दरवाजे से बजरंगबली की तस्वीर को खींचा और जमीन पे गिर पड़ा। तस्वीर को सीने पे लगाकर वो वहीं बैठ के कांपने लगा। वो चुड़ैल रूम के बाहर तेजी से इधर उधर भागने लगी। ये सब देखकर उसका धड़कन बंद होने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को घर के बीचों बीच पाया। बाकी लोग लौट चुके थे। सभी तब उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने उसके चेहरे पर डर और थकान देखी। वरुण ने ये पूरी घटना सबको सुनाई। सभी ने तुरंत फैसला किया, इस घर को अभी छोड़ना सही रहेगा। राहुल से डिपॉजिट की रकम वापस मांगने लगा। उसने कहा कि वो अपने पिता से बात करेगा और 3 दिनों के अंदर रकम लौटा देगा।
इस घटना को देखकर राहुल भी अंदर से डर चुका था। 3 दिनों तक उन लोगों ने फैसला किया कोई अकेले घर में नहीं रहेगा। बाथरूम जाने पर भी एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहेगा। रात में सभी मिलकर बड़े वाले कमरे पे सोएंगे। यही तब फैसला हुआ। लेकिन इस फैसला के बावजूद हर कोई जानता था कि ये 3 दिन कितना डरावना होने वाला है। घर में सन्नाटा चारों ओर परसा हुआ था। खिड़की से हल्की ठंडी हवा की झोंकें अंदर आ रही थी, जिसमें अजीब सा एक सिहरन था। उस दिन सभी डर और भय के चलते बड़े वाले मास्टर बेडरूम पे एक साथ सोए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात के दूसरे पहर अचानक आकाश की नींद खुल गई। एक अजीब सा भारीपन उसके शरीर पर छा गया था। उसने अपने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकों पर भी जैसे वजन हो। जब उसने धीरे धीरे आंखों को खोला तो वो स्तब्ध रह गया। उसके दोनों बाजुएं उसके बगल में फैला हुआ था और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों और पैरों को जकड़ के रखा हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर पत्थर सा भारी लगने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके छाती पर जैसे किसी ने पैर रख दिया हो। आंखें कमरों के छत पे अटक गई और एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कमरों में किसी का भी नामो निशानी नहीं था। जो दोस्त उसके साथ थे अभी सब गायब हो गए। वो चिल्लाना चाहा, लेकिन गला सूख गया था। उसके आवाज को जैसे किसी ने अंदर से दबा दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा ये क्या नींद में होने वाला एक आम घटना है या कुछ और। तभी उसे वरुण के बात याद आई। वो बजरंगबली को शरण किया। उसका मन तब कहने लगा बजरंगबली का नाम ले ले। हर बार जब वो बजरंगबली का नाम लेता गया उसका दिल थोड़ा थोड़ा करके हल्का महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर भी अब हल्का होने लगा था। अचानक वो महसूस करने लगा कि उसके हाथ पैर फिर से हिलने लगे हैं। उसने जोर लगाकर खुद को उठाने की कोशिश की। उसने अपने आंखें खोला। उसने चारों ओर देखा। कमरे में अभी भी वो सन्नाटा थी, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेले थे, उसने याद किया कि सोने से पहले उनका दोस्त यहीं थे। आकाश ने तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लिविंग एरिया में सभी दोस्त जगे हुए थे। सबके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सा बेचैनी थी। तब आकाश ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के क्यों गए? उसके आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों ही झलक रहा था। एक दोस्त ने धीरे से कहा, हम सो नहीं पा रहे थे आकाश। कमरे में अजीब सा घुटन हो रही थी, इसीलिए हम बाहर आके बैठ गए। तुझे सोता देख उठाया नहीं। हम सब यहीं बैठे थे, कहीं नहीं गए। आकाश ने गुस्से में अपने पूरी घटना उन्हें बताई। उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे से रंग उड़ गए। कमरों में मौजूद सन्नाटा अब उनके दिलों में बस चुकी थी। क्या ये स्लीप पैरालिसिस थी या कोई अदृश्य ताकत का खेल? इस सवाल ने सबको बेचैन कर दिया। लेकिन इतना तय था कि आकाश ने ऐसा कुछ पहली बार महसूस किया है। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर झलक रही थी। सभी लोग ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। राहुल ने जल्दी जल्दी आकाश को फ़ोन करके अपने पापा के ऑफिस में बुलाया। फ़ोन पर राहुल के आवाज़ में एक हल्की घबराहट और बेचैनी थी, जिसने सभी को चिंतित कर दिया। बिना देरी किए सभी ने अंकल के ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में माहौल गंभीर था। बड़े खिड़कियों से अंदर हल्की धूप पड़ रही थी। अंकल अपने कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने गहरी नज़रों से सभी को देखा, फिर अपने भारी आवाज़ में कहा, अब मुझे पूरी सच्चाई बताओ, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? आकाश ने गहरी सांसें ली और अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहानी को शुरू की। एक एक घटना को वो विस्तार से बताया। राहुल ने भी उस रात जो कुछ देखा था वो सब कुछ विस्तार से बताया। अंकल का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनके आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। जब राहुल ने अपनी बात खत्म की तो अंकल ने थोड़ा रुक कर कहा, तुम लोग बहुत कुछ झेल चुके हो,
अब तुम्हारा सुरक्षा ये मेरा जिम्मेदारी है। मैं तुम सभी को एक सुरक्षित जगह पे भेज रहा हूँ। तुम सभी अपना सामान पैक करो और मेरे ना कहने तक उस घर में वापस मत जाना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। उनकी आवाज़ में एक चिंता था, लेकिन एक गहराइयाँ भी थी। एक पल के लिए सभी को राहत मिली, लेकिन फिर भी चिंता का एक हल्का सा बादल मंडरा रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा, लेकिन हमें अभी ऑफिस जाना है। हम लोग रात को पैकिंग करके निकल जाएंगे। अंकल ने अपने फ़ोन नंबर देते हुए सख्त आवाज़ में कहा, जब घर जाना तब अकेले मत जाना। राहुल के साथ कुछ लड़कों को लेकर जाना। और हाँ, चाबी राहुल के पास ही रहेगा। कुछ भी हो तो तुरंत मुझे फ़ोन करना। करीब आधे घंटे तक बातचीत चला उन लोगों का। अंकल के इस व्यवहार ने सबको कुछ हद तक भरोसा दिलाया। रात को जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो सभी घर पहुंचा। घर अब पहले से भी ज़्यादा अजीब लग रही थी। एक एक करके सभी ने अपना सामान पैक की और राहुल के साथ होटल के लिए निकल पड़े। होटल एक 5 सितारा था। उनके लिए 2 कमरे बुक था। अंदर घुसते ही सभी ने राहत की सांसें ली। खाने पीने का शानदार व्यवस्था देखकर सभी को थोड़ा खुशी भी हुई। अंकल ने साफ कह दिया था, जब तक समस्या हल नहीं होती वो यहीं रुकेंगे। उनका पूरा खर्चा वो उठाएंगे। अंकल का ये व्यवहार देखकर सब चौंक गए थे। 2 दिन बीत गया था। किसी ने भी किसी अनहोनी का जिक्र नहीं किया, लेकिन तीसरी रात अचानक आकाश का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ अंकल था। कल ऑफिस से छुट्टी लेकर सुबह नहा धोकर उस घर में आओ, लेकिन क्यों आना है ये अभी नहीं बता सकता। बस सुबह तैयार होके आ जाना। ये सुनते ही सबके चेहरे पे तनाव आ गया। रात भर किसी को नींद नहीं आया। सभी सोचते रहे, आखिर अंकल ने फिर से उस घर में बुलाने का फैसला क्यों किया। वो अब क्या करने वाले हैं। डर और अनिश्चयता के कारण कोई भी उस रात ठीक से सो नहीं पाया। सुबह का माहौल बहुत ही रहस्यमय और डरावना था। सूरज की किरणें अभी तेज लग रही थी, लेकिन फ्लैट के बाहर का माहौल अजीब सा सन्नाटा उड़े हुए था। ठंडी हवाओं की झोंके जैसे किसी अनकही बातें सुना रही थी। जब सभी लोग फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो देखा अंकल पहले से ही लॉन पे बैठ के निवासियों से बातें कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ही गंभीर था। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अंकल के साथ कुछ टाप के लोग भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी 6ठी मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच अचानक एक काली गाड़ी फ्लैट के गेट पे आके रुकी। गाड़ी से राहुल उतरा। उसके साथ एक 6 फीट चौड़ा करीब 55 साल का एक आदमी भी था। वो सफ़ेद धोती और कंधे पे लाल अगोछा डाले हुए था। उनके उपस्थिति में एक अद्भुत सुकून था, जैसे कोई दिव्य शक्ति हो। उनके चाल में अजीब सा आत्मविश्वास और उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खास था वो था उनके उपस्थिति से निकला हुआ अजीब तेज। जैसे वो गाड़ी से उतरे, हवा में एक अलग तरह का शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य शक्ति ने पूरे माहौल को काबू कर लिया हो। अंकल उनके तरफ बढ़े और तुरंत हाथ जोड़कर उनके पाँव में झुक गए। प्रणाम महाराज। उनके अभिवादन में गहरी श्रद्धा थी। वहाँ खड़े सभी लोग जो कुछ देर पहले तक सहमे हुए थे, उन्होंने भी उनके देखा देखी वही किए। पंडित जी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, क्या यही है वो बच्चे? अंकल ने सर झुका के धीरे से कहा, हाँ महाराज। फिर उन्होंने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है हमारे कुलपुरोहित। पुरोहित जी ने आकाश और उनके दोस्तों को गहरी नज़रों से देखा। उनके नज़रें जैसे सब कुछ पढ़ रही थी। उन्होंने कहा, तुम सभी ने जो देखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सब कुछ विस्तार से बताओ। आकाश ने कांपते आवाज में सब कुछ कहा, जो चीज़ उसने महसूस किया था। एक एक करके सभी अपने अपने आपे बीती सुनाए। वहाँ खड़े सभी लोग पूरी कहानी को सुनकर सहम रह गए। इतने में ही 3 तांत्रिक और 2 पुरोहित वहाँ पहुँचे। उनके वेशभूषा अलग थी।
उन सभी के आंखों में एक अजीब सा चमक था। उन्होंने आकर पुरोहित जी से कहा, समय आ गया है, सबको तैयार करे। फिर तय हुआ कि केवल 7 लड़के, 6 पुरोहित और अंकल ही छठी मंजिल पर जाएंगे। छठी मंजिल पर पहुंचते ही माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। जैसे ही सभी ने ऊपर कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई। कुल पुरोहित ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। उनकी आवाज पूरी छठी मंजिल पर गूंज रही थी। तभी उन्होंने आंखें खोले और लड़कों की ओर देखे। उनके आंखों में एक अजीब सा सवाल था। उन्होंने कहा, तुम लोग कैसे यहाँ इतना महीनों तक रुके? अंकल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से अंदर से बंद था। हर किसी की धड़कन तेज हो गई। कई कोशिशों के बाद फिर एक बार दरवाजा के लॉक को तोड़ा गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। वो तीखी सड़ी हुई गंध अब सबको महसूस हो रही थी। लेकिन एक अजीब बात था, वहाँ एक ठंडी हवा चल रही थी, जिसे उन लड़कों ने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। पंडित जी की आदेश से पूजा की तैयारी शुरू हो गई। आकाश और उनके 6 दोस्तों को पूजा में बैठने के लिए कहा गया। अंकल भी साथ में बैठे। मंत्रों के साथ धूप और दीप जलाए गए। मंत्र और धूप के वातावरण में एक अजीब सा ऊर्जा महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद हवन कुंड को जलाया गया। शुरू हुई तेजी से मंत्र पाठ। घर में एक अलग वातावरण फैलने लगा। 4 घंटा तक ये पूजा चला। पूजा के बाद वहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। इतने में पुरोहित जी ने तांत्रिकों से कुछ देर तक सलाह मशवरा किया। कुछ देर के शांति के बाद उन्होंने अंकल और लड़कों से कहा, अब समय आ गया है, इस घर के इतिहास को सबके सामने लाया जाए। ये घर केवल एक इमारत नहीं है, ये एक प्राचीन शक्ति की केंद्र है। सबके सांस जैसे रुक सी गई। अब क्या होगा? कौन सा रहस्य खोलने वाला है? अब किसी को कुछ पता नहीं था। घर में घी और अगरबत्ती की गंध फैली हुई थी। हर कोना में एक अजीब सा सन्नाटा परसा हुआ था। लेकिन वो सन्नाटा डरावना नहीं था, सुकून से भरा था। तभी पंडित जी ने बच्चों की ओर देखा और कहा, तुम लोगों ने गृह प्रवेश किए थे? बच्चों ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, हमें इसके महत्व के बारे में पता नहीं था। पंडित जी की आंखें चिंता से भर गई। उन्होंने अंकल की ओर देखा और कहा, वो लोग बच्चे हैं, नादान हैं, आपको तो इसका ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ मासूम बच्चे रहने वाले थे, आपको तो पूजा करवाना चाहिए। इतनी सारी इमारत बनाकर भी आप ये भूल कैसे कर सकते हैं? क्या आपने वास्तु परीक्षण करवाए थे? अंकल ने थोड़ा शांत होकर कहा, हाँ, मैंने हर ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखा था। अगर कोई भी समस्या होती तो मैं काम शुरू ही नहीं करता। पंडित जी ने गहरी सांस ली और उनका आवाज़ और भी ज़्यादा गंभीर हो गए। उन्होंने अंकल की आंखों में देखते हुए कहा, समस्या सिर्फ वास्तु में नहीं है, यहाँ कुछ और है, कुछ बेहद ही खतरनाक। भूमि पूजन तो किए थे ना? अंकल ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, भूमि पूजन किया था और पूजा भी आपका भेजा गया पंडित जी से करवाए थे। तभी पंडित जी की आंखें थोड़ा निश्चिंत हुआ। पंडित जी ने धीरे धीरे कहा, यहाँ इस वास्तु में 11 आत्माएं मौजूद हैं। इनमें से 9 अच्छी आत्माएं हैं जो अभी तक बच्चों की रक्षा कर रहे थे। अगर ये नहीं होते तो अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना घट चुकी होती। लेकिन बाकी 2 आत्माएं, ये आत्माएं बेहद ही बुरी और बहुत ही ताकतवर है। प्रेत से कहीं बड़ी चीज़ है ये आत्माएं उन नीम के पेड़ से जुड़ी हुई है। यहाँ कभी इस जमीन पर एक कूड़ेदान हुआ करता था। जब इस इमारत को बनाया गया और छठी मंजिल खाली थी, तब उन्होंने यहाँ अपना डेरा जमा लिया। ये सुनकर सब कोई फिर से डरने लगा। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, अब वो दोनों आत्माएं इस मंजिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्हें जबरदस्ती भगाने की कोशिश की तो वो तुम्हारा और इन मासूम बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये सुनकर अंकल के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तो हमें क्या करना होगा?
पंडित जी ने ध्यान नजरों से चारों ओर देखा और कहा, छठी मंजिल को तुरंत सील कर दो। मैं यहाँ मंत्रों और यंत्रों से उन 2 बुरी आत्माओं को कैद कर दूंगा। बाकी 9 आत्माएं इस वास्तु का रक्षा करेगा और उन बुरी आत्माओं को इस घर में कैद रखेगा। कुछ सालों तक वो दोनों बुरी आत्माएं बाहर नहीं निकल पाएगी। बाकी पूरी इमारत सुरक्षित है, वहाँ लोग बिना किसी डर के सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन छठी मंजिल उसे तब तक बंद रखना होगा जब तक ना मैं पूरी तरह से उसे शुद्ध कर दूं। उनकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि कोई सवाल उठाने का हिम्मत नहीं की। पंडित जी सबको नीचे जाने के लिए कहा और 6 पंडितों ने मिलकर अपना काम जारी रखा। अंकल नीचे आते ही तुरंत छठी मंजिल को बंद करने का आदेश दे दी। आकाश और उनके दोस्तों ने राहत की सांसें ली, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर अभी भी बना हुआ था। वो सब उनके दिलों में हमेशा के लिए बस चुकी थी। कुछ दिन बाद अंकल ने सभी बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाया। माहौल एकदम ठंडा था, लेकिन अंकल के चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास झलक रहा था। उन्होंने बच्चों के सामने 2 विकल्प रखे। पहला विकल्प था कि आप लोग एडवांस का रकम लेकर उस बिल्डिंग को छोड़ सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी घर ढूंढ सकते हैं। अंकल ने फिर से गहरी आवाज में कहा, दूसरा विकल्प सिर्फ तुम लोगों के लिए। कुछ महीनों तक इंतज़ार करें, मेरा एक नया बिल्डिंग बन रहा है, चाहो तो वहाँ भी रह सकते हो। तब तक आप सभी का जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, रहने का, खाने का, सब कुछ मेरा जिम्मेदारी। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सभी बच्चों के चेहरे पे एक उलझन थी। इतनी बड़ी मदद की प्रस्ताव उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ मिनटों के चर्चा के बाद सभी ने दूसरा विकल्प ही चुना। उन सभी को अंकल पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो वो लोग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नया फ्लैट शानदार था, खूबसूरत इंटीरियर, बड़ी खिड़कियां और चारों ओर हरियाली। वहाँ ना कोई शोर था, ना कोई परेशानी। अंकल ने गृह प्रवेश भी बड़ी धूमधाम से करवाया। उस दिन सभी ने महसूस किया कि अंकल सिर्फ एक मकान मालिक नहीं थे, वो सबके लिए एक संरक्षक थे। नया घर पुरानी बिल्डिंग से कुछ ही दूर था, लेकिन दूरी ने उनके उत्साह को कम नहीं किया। 7 साल तक वो सब वहाँ एक परिवार की तरह रहे, हंसी खुशी की सारे पले साझा किया। धीरे धीरे सभी अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हो गए और अलग अलग जगह चला गया। लेकिन पुरानी बिल्डिंग के साथ उनका एक अजीब सा जुड़ाव बना रहा। जब भी वो पुराने बिल्डिंग के पास से गुजरते, उनका नज़र छठी मंजिल की ओर हमेशा ही चला जाता। वो इमारत पूरी तरह से लोगों के चहल पहल से भरा रहता था। हर मंजिल पर इंसानी गतिविधियां आपके मन को मुक्त कर देगा, सिवाय छठी मंजिल। छठी मंजिल हमेशा बंद ही रहती थी, कोई वहां जाता नहीं था, ना ही कोई आवाजें आती थी। आज भी वो मंजिल अपने अंदर कुछ राज छुपाए बैठे है, इंतजार कर रहा किसी की आने का। तो यही था आज का कहानी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सच्ची और भूतिया अनुभव है या फिर कोई ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी आपको इस वीडियो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि हर कोई डर का एहसास कर सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे हैं आप इस कहानी को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और कहानी लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।